तो दिन भर की बड़ी खबर आपको बताते हैं बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे पुंछ आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सताने लगा बड़ा डर, कहने लगा कुछ बड़ा करेगा भारत, यानी कि फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान को सताने लगा है डर। मानने लगे हैं कि चुनाव के बीच मोदी सरकार कर सकती है पाकिस्तान पर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। बताएंगे दोस्तों आखिर किसने ये बात कही है, किसको डर सता रहा है। तो वहीं कश्मीर पर 57 इस्लामिक देशों के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, लेकिन किसी ने भी भाव तक नहीं दिया पाकिस्तान को। तो वही पुंछ हमले के बाद अब सफाई दे रहे हैं चन्नी, पहले दिया स्टंटबाजी वाला बयान, अब देने लगे सफाई। सारी जानकारियां बताएंगे, वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पुंछ आतंकी हमले के बाद डरे पाकिस्तानी एक्सपर्ट, कहने लगे भारत कुछ बड़ा तो नहीं कर देगा, सता रही बड़ी चिंता। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार शाम को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला किया गया था। हमले में 5 सैनिक घायल हुए, इनमें से एक की जान चली गई। इस हमले के बाद पाकिस्तान के यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि ये एक ऐसी वारदात है जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी खराब होने की वजह से बन सकती है। कमर चीमा ने कहा कि भारत में इस तरह के हमलों के बाद आने वाली प्रतिक्रिया का इतिहास देखे तो हमें यही मिलता है कि भारतीय नेता पाकिस्तान का नाम ऐसे मौके पर लेते हैं, इस बार भी ऐसा हो सकता है। जी हाँ, कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि भारत के पुंछ में जो घटना हुई है उसकी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है। आमतौर पर भारत में इस तरह के हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर उंगली उठती रही है। हालांकि इस बार अच्छी बात यह है कि अब तक भारत की सरकार या नेताओं ने इस तरह की बात नहीं की है। भारत के नेताओं ने अपने बयानात को सधा हुआ रखा है और एकदम ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, ये एक बेहतर बात है। लेकिन कमर चीमा ने कहा कि होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारत का रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार आने के बाद की किसी भी हमले का जवाब भारत ने गिन गिन करके लिया है। ऐसे में फिर एक बार पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि कहीं ये पुंछ आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, क्योंकि आपको बता दें भारत सरकार पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर इस हमले के पीछे है कौन। दरअसल पुंछ आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों का स्केच जारी कर दिया गया है। सेना का ऐलान है कि इन आतंकियों का पता दो और 20 लाख इनाम पाओ। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकवादियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसी के साथ ही दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए गए हैं और सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान भी चला रही है। तो वहीं आपको बता दें कश्मीर पर 57 इस्लामिक देशों से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। OIC समिट में भारत के खिलाफ उगला जहर, लेकिन किसी भी देश का पाकिस्तान को नहीं मिला साथ, पीटने लगा माथा। बता दें मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन के 15वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देश जब गाजा में इजराइल के हमले पर बात कर रहे थे तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना एजेंडा साधने में लगा था। रविवार को सम्मेलन में पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के समक्ष कहा कि भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान नेता पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जो कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। गाम्बिया की राजधानी बंजूल में 4 से 5 मई के बीच आयोजित OIC के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस्लामिक देशों से अपील की है कि वो वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री कश्मीर पर पुराना राग अलापने से बाज नहीं आए और उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि जम्मू कश्मीर मामले में एक एक्शन प्लान लागू किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी नेता ने भारत के खिलाफ अपना पुराना प्रोपेगेंडा दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत की क्रूरता बढ़ती जा रही है, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी कार्रवाई की। डार ने कहा कि मुस्लिम देश कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से की गई इस टिप्पणी को मुस्लिम देशों ने लगभग नजरअंदाज करते हुए गाजा पर अपना फोकस बनाए रखा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि इजराइल के कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध अब इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उत्पीड़न करने वालों और पीड़ित होने वालों के बीच संघर्ष है। यानी कि पाकिस्तान ने सोचा कि यह सुनहरा मौका है इन पूरे 56 देशों के सामने कश्मीर मुद्दा उठाकर एक बार फिर भारत को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान भी फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या जवाब और सुझाव देना चाहेंगे पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर बताइएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान का ये कश्मीर राग सुनते सुनते बाकी 56 मुस्लिम देश भी पक चुके हैं। अब कोई जवाब तक तो छोड़िए, पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं कश्मीर वाले मुद्दे पर। ऐसे में आपकी राय तो
बनती है। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां कनाडाई पीएम ट्रूडो ने फिर दिखाया खालिस्तान प्रेम, भारत विरोधी रैली को दी मंजूरी, खालिस्तानियों ने भारतीयों नेताओं की दी गीदड़ भभकी। जी हाँ, कनाडा में भारत के विरोध और खालिस्तान के समर्थन में एक और प्रदर्शन देखने को मिला है। कनाडा के ओंटारियो में खालिस्तान समर्थकों ने बड़ी रैली निकाली है। रैली में जमकर भारत विरोधी भड़काऊ नारे लगाए गए। इस दौरान कहा गया है कि भारत जबरदस्ती पंजाब को अपने साथ रखे हुए है। पंजाब में जनमत संग्रह होना चाहिए और आम लोगों की राय के बाद ये फैसला होना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। कनाडा के ओंटारियो में हुए प्रदर्शन में शामिल लोग भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फोटो वाले पोस्टर भी लिए हुए थे। इन पोस्टरों पर भारत के पीएम और कैबिनेट मंत्रियों के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। दीवारों पर भी ये पोस्टर लगाए गए थे। पीएम मोदी जी के बारे में जो बातें कही जा रही हैं दोस्तों, हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी को लेकर बड़ा ही गलत नारे लगाए गए। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय और जवाब होगा, बताइएगा जरूर। आखिर क्यों ये खालिस्तानी भारत से पंजाब राज्य को अलग करना चाह रहे हैं? आखिर इनके मंसूबे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर क्या हो सकता है इनका सही सा इलाज, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, भारत के दोस्त फ्रांस पर भी क्यों चीन की नजर, 5 साल में पहली बार पहुंचे शी जिनपिंग। बता दें, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग फ्रांस पहुंच गए हैं। बीते 5 सालों में यह पहला मौका है जब चीन के राष्ट्रपति यूरोप के किसी देश में पहुंचे हैं। इस अहम यात्रा के तहत फ्रांस जाना इसीलिए भी अहम है क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत के साथ उसके रिश्ते गहरे हुए हैं। ऐसे में भारत से दोस्ती रखने वाले फ्रांस का दौरा करना मायने रखता है। माना यह जा रहा है कि इसके तहत शी जिनपिंग कोशिश कर सकते हैं कि फ्रांस को चीन के पाले में लाया जाए। पहले भी चीन की ओर से भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव जैसे देशों को करीब लाने की कोशिश की गई है। अब यही रणनीति चीन यूरोप तक चलने की कोशिश में है। इस यात्रा के बाद शी जिनपिंग हंगरी और सर्बिया भी जाएंगे। फ्रांस में जिनपिंग की मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से होगी, जिसके अलावा यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डे लेयन से भी मुलाकात करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर जुटे लोग, तिब्बत शिनजियांग में ड्रैगन के कृत्यों का किया विरोध। जी हाँ, इसी से जुड़ी एक खबर है। फ्रांस और चीन अपने रिश्तों को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पेरिस पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच तिब्बत और शिनजियांग की वकालत करने वाले कार्यकर्ता भी इन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन पर चिंताओं को उजागर करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने शी जिनपिंग के आने का विरोध किया। जी हाँ, भारी मात्रा में फ्रांस में विरोध हुआ है। बता दें कि शी जिनपिंग के पेरिस पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों चीन और फ्रांस के झंडों से सड़कें सजी हुई दिखाई दी। वहीं चीनी नागरिकों के समूहों ने अपने राष्ट्रपति का स्वागत किया। उत्सव के माहौल के बीच तिब्बत और शिनजियांग की वकालत करने वाले कार्यकर्ता भी राजधानी की सड़कों पर मौजूद थे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, मार्च 2021 में शिनजियांग की स्थिति को लेकर यूरोपीय संघ द्वारा कुछ चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। तो वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बताई इसकी असली वजह। कई मुस्लिम देश चाहते हैं भारत से दोस्ती। क्या है इसकी वजह? दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को कहा कि कुछ देशों में चल रहे युद्ध और अनिश्चितता के बीच कई देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अपने ओडिशा दौरे के दूसरे दिन एक सभा में विश्व बंधु भारत विषय पर बोलते हुए जयशंकर जी ने दुनिया भर में साझेदारी करने की भारत की क्षमता के बारे में बात की। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीकी देशों, इजराइल, खाड़ी और अरब देशों सहित विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में बताया। जयशंकर जी ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य देशों में चल रहे युद्ध के बावजूद भारत सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर जोर देते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मोर्चों पर सभी देशों के साथ सहयोग कर सकता है। जयशंकर जी ने कहा, हम अमेरिका और यूरोप के साथ साथ रशिया और अफ्रीकी देशों के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। इसी तरह भारत एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ खाड़ी और अरब देशों के साथ दोस्ती कर सकता है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम एक राष्ट्र को विश्व बंधु की संज्ञा दी। जी हाँ दोस्तों, आज जो कई मुस्लिम देश भारत जैसे देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दें, भारत को पाव भर के परमाणु बम की धमकी देने वाले पूर्व पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद अब रोटी सेकने को हुए मजबूर। उड़ा उनका मजाक। दरअसल भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद इन दिनों रोटी सेकने को मजबूर है। जी हाँ, ऐसी ही है। कभी पाकिस्तान के कद्दावर नेता रहे शेख रशीद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे तंदूर के सामने खड़े होकर रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। ये वही शेख रशीद है जिन्होंने पाकिस्तान का गृह मंत्री रहते हुए भारत को परमाणु बम की धमकी दे डाली थी। इमरान खान के करीबी शेख रशीद ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के अंदर असम तक हमला कर सकता है। शेख रशीद के रोटी वाले वीडियो के बारे में जानने से पहले उनका वो
बयान जान लेते हैं जिसमें वे पाव भर के परमाणु बम से भारत पर हमले की धमकी दे रहे थे। दरअसल शेख रशीद ने साल 2020 में समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में नई दिल्ली को धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पारंपरिक युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार मुसलमानों को नहीं मारेगा। उन्होंने कहा कि हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट निशाने पर और मुसलमानों की जानें बचाते हुए भारत को टारगेट करेगा। असम तक पाकिस्तान निशाना बना सकता है, इसीलिए भारत जानता है कि अगर कुछ होता है तो आखिरी बार होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के पास 125 से 250 ग्राम तक के परमाणु बम है। अब ऐसे में आपको बता दें कि भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाला ये शेख रशीद अब रोटी सेकने लगा है, वो भी पब्लिकली, जिसके बाद खुद पाकिस्तानी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पत्रकार रविंदर सिंह रोबिन ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 125 से 250 ग्राम के छोटे परमाणु बम बनाने की कला में महारत हासिल करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री शेख रशीद अहमद अब 125 से 250 ग्राम के छोटे नान बनाने की नाजुक कला में मशगूल है। उनका कौशल हमेशा हलचल पैदा करने में कामयाब रहता है, यानी कि 250 ग्राम के परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, अब 250 ग्राम का नान बनाते नजर आए हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो तो वहीं आपको बता दें। पाकिस्तान से एक और खबर, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे बिलावल भुट्टो, तो इसीलिए इशाक डार को क्या जबरदस्ती बनाया गया डिप्टी पीएम। बता दें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो एक बार फिर शहबाज शरीफ के साथ सरकार में दिखाई दे सकते हैं। वे एक बार फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन सकते हैं। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून ने यह दावा किया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी के बीच सत्ता में साझेदारी को लेकर सहमति बन गई है। बिलावल भुट्टो पहले विदेश मंत्री बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन लगभग 2 महीने के बाद अब उनका मन भी बदला दिखाई दे रहा है। इससे पहले पाकिस्तान चुनाव परिणाम के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा था कि उनकी पार्टी पीएमएलएन के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देगी, लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो ने चुनाव के दौरान भी यही कहा था कि अगर वो नवाज जीते तो वो फिर से उनकी कैबिनेट में विदेश मंत्री का पद नहीं संभालेंगे, लेकिन फिर एक बार वैसा ही होता नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें व्लादिमीर पुतिन के खतरनाक इरादे, सेना से कहा यूक्रेन सीमा पर परमाणु हथियारों के साथ करो अभ्यास। जी हां, यूक्रेन से बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से रशिया युद्ध लड़ रहा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बार फिर से खतरनाक इरादे नजर आ रहे हैं। उन्होंने रूसी सेना को परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करने को कहा है। ये आदेश यूक्रेन की सीमा पर तैनात थल सेना और नौसेना को दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मिनिस्ट्री ने कहा कि अभ्यास के दौरान परमाणु हथियारों को भी शामिल किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कैसे इन हथियारों के साथ तैयारी की जा सकती है और इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो वहीं बता दें, एक तरफ पाकिस्तान से पीओके लेने की फिराक में अपना भारत कोशिश कर रहा है कि पीओके कैसे वापस ले लिया जाए, तो वहीं अब उल्टा भारत में रहकर भारत को ही चेतावनी देने लगे फारूक अब्दुल्ला। कहने लगे पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, उसके पास एटम बम है। जी हां, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। अब ऐसे में रविवार को अब्दुल्ला ने कहा, अगर रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं तो कहें, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं, लेकिन याद रखना कि उन्होंने भी चूड़ियां पहनकर नहीं रखी हुई है, उनके पास एटम बम है और दुर्भाग्य से वो एटम बम हम पर ही गिरेगा। जी हाँ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, जो भारत में रहकर भारत का खाकर भारत में ही राजनीति करते हैं और बयान देते हैं पाकिस्तान के समर्थन में, क्योंकि हमारा दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। ऐसे में आपकी राय तो बनती है, तो वहीं आपको बता दें। इतना ही नहीं, अब सफाई देने लगे चन्नी। पहले वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले को स्टंट बताते हुए बयान दिया था, अब बुरे फंसे सीएम तो अपना बचाव कर लिया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताने पर चौतरफा घिरे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी ने अब इस मुद्दे पर सफाई दी है। चन्नी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चन्नी ने कहा है कि उनके कहने का मतलब था कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी ऐसा ही हमला हुआ था, लेकिन बीजेपी ने उसकी जांच नहीं करवाई। अभी तक नहीं पता चल पाया कि उस हमले में कौन लोग शामिल थे। इसके साथ ही चन्नी ने पिछले आतंकी हमले पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांगने का पंजाब के मौजूदा प्रदेश भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ का वीडियो भी शेयर किया है और जाखड़ के डबल स्टैंडर्ड पर निशाना साधा है। सुनील जाखड़ उस वक्त कांग्रेस में थे। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कहा था कि ये हमले राजनैतिक है। बहरहाल अब जिस
जिस प्रकार से अपने बयान पर सफाई देने लगे हैं चन्नी, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? साथ ही साथ बता दें, अहमदाबाद में दिल्ली पार्ट 2 देखने को मिला। 6 से 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी। जी हां, गुजरात में दिल्ली जैसा ही वाकया देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के 6 से 7 स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमें जांच में जुट गई हैं। धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों की जांच की। सूत्रों के मुताबिक रूसी सर्वर से धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी रूसी सर्वर से आई थी। हालांकि अभी तक किसी स्कूल में कोई बम या संदिग्ध चीज नहीं मिल पाई है। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर भी निगाह रखे हुए है। तो वहीं आपको बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से। मिलता अगली